गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित कैसे की जाती है। इससे पहले हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना था। 3 प्रकार की अवस्था होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, और उनके हमने अंतर के बारे में भी समझा था। उनके अंदर की बातें भी की थी कि कण कैसे होते हैं। ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के कण ठोस के अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के कण और भी दूर दूर होते हैं। उसके बाद हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं कि जो पदार्थ की जैसे ठोस अवस्था है उसको हम द्रव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव को गैस में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये ठोस अवस्था है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि पदार्थ के ठोसी अवस्था में कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, द्रवित अवस्था में कण दूर दूर स्थित होते हैं ठोस की अपेक्षा, और गैसीय अवस्था में कण और भी अधिक दूर स्थित होते हैं। तो हमको ठोस से द्रव में कैसे परिवर्तित करना है, द्रव को गैस में कैसे परिवर्तित करना है, इसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पे आप वही उदाहरण हम हर जगह जल का लेते हैं, इसलिए यहाँ पे भी जल का उदाहरण ले लेते हैं। बर्फ द्रवित अवस्था में हो जाएगा जल, और यहाँ गैसीय अवस्था में हो जाएगा वाष्प। तो देखिए, जब हम ठोस को ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठोस को ऊष्मा प्रदान करते हैं मतलब उसमें ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, तो वह द्रवित अवस्था में बदल जाता है। यहाँ पे मैंने 2 तरह के तीर के चिन्ह लगाए हैं, एक ऊपर की तरफ जाता हुआ और एक नीचे वापस आता हुआ। इसका क्या मतलब है, तो आपने पहले जब अभिक्रियाएं पढ़ी होगी या फिर आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डबल तीर का मतलब समझेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके मध्य 2 तीर लगे होते हैं जो दोनों दिशाओं में गति कर सकती है। उत्पाद से क्रियाकारक, क्रियाकारक से उत्पाद, ये दोनों दिशाओं में गति करती है, वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो हम यहाँ पे ठोस से द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को वापस ठोस में बदल सकते हैं। ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमने ऊष्मा दी है, ऊष्मा देने से यह द्रवित अवस्था हो गया। अब यहाँ पे कोई बर्फ़ ले लीजिए आप, बर्फ़ के टुकड़ों को आप जैसे ही गर्म करोगे तो वो जल में परिवर्तित हो जाएगा और वो उसके कण दूर दूर स्थित हो जाएंगे। फिर हम द्रव को और ऊष्मा देते हैं, और ऊष्मा देने पर हम पाते हैं कि वो गैसीय अवस्था में आ जाता है। जो जल था वो गैसीय अवस्था में कैसा आ गया, जल को और अधिक गर्म किया हमने तो वो भाप बनकर उड़ने लगा, वाष्प बनकर उड़ने लगा। तो इस प्रकार ठोस से हमने द्रव में, द्रव से गैस में बदल लिया। अब वापिस हम इनको कैसे बदलेंगे, तो ये देखिए जो गैस होती है, वाष्प होती है, इसको हम ठंडा करते हैं। शीतलन, शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना, ठंडा करते हैं, शीतलन करते हैं गैस का हम, तो ये वापस जल अवस्था में आ जाता है। और जैसे ही हम जल को और भी ठंडा करते हैं और अधिक शीतलन करते हैं तो ये वापस बर्फ वाली अवस्था यानी ठोसी अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार पदार्थ की अवस्था परिवर्तित की जाती है। इसके बाद हम बात करें गलनांक की, तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है 273.16 केल्विन होता है। 273.16 केल्विन होता है। ये तो होता है केल्विन में। और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो बर्फ़ का डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, मतलब बर्फ़ जो जमती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है। इसके बाद हम बात करते हैं संगलन की। संगलन क्या होता है, संगलन होता है बेटा ठोस से द्रव में परिवर्तन। ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाता है। किसी पदार्थ का ठोसी अवस्था से द्रवित अवस्था में बदल जाना संगलन कहलाता है। यदि आपको कोई मान केल्विन में दिया गया है और उसको यदि आपको कोई मान सेंटीग्रेड में दिया गया और केल्विन में ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए मैंने यहाँ साइड में फॉर्मूला लिख रखा है कि केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273। आपको कुछ नहीं करना है। यदि जैसे हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, यदि आपको ताप दे दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको केल्विन में बदलना है, तो आप क्या करोगे, के बराबर सी की जगह पे मतलब सेंटीग्रेड की जगह पे आप रख दोगे 100 प्लस 273, ऐसे कैसे ही इन दोनों को जोड़ने पर 373। अब ये जो 373 मान आया वो किस में है, केल्विन में। हमने यहाँ पे सी की जगह पर, सेंटीग्रेड की जगह पर ये मान रख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमारा जो नया मान आया वो केल्विन में प्राप्त हो गया। यदि आपको 70 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में ज्ञात करना है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितने केल्विन होते हैं,
तो आप यहाँ पे सी की जगह 70 रख दोगे और 70 को 273 में ऐड कर दोगे। उसके बाद जो मान आपको प्राप्त होता है वो केल्विन में मान प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं संकलन की प्रसूत ऊष्मा के बारे में। संकलन की प्रसूत ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, द्रव में परिवर्तित करने के लिए, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, जितनी आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी वही ऊष्मा आपकी क्या कहलाएगी? संकलन की प्रसूत ऊष्मा। इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग द्वारा समझाता हूं। हम क्या करेंगे, एक पात्र लेंगे और उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। ये हमने एक पात्र ले लिया, इसमें हमने कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए और इसको हम अब बर्नर की सहायता से, ये हमने गैस चूल्हा, बर्नर जो समझते हो आप गैस चूल्हा, उसकी सहायता से हम इसको हीट देंगे, ऊष्मा देंगे। जैसे ही इसमें ऊष्मा देंगे हम, तो हम क्या देखते हैं, ये बर्फ हो गई आपकी, ये बर्नर हो गया आपका, और इसमें हम एक थर्मामीटर लगा देंगे। ये हमने क्या लगा दिया इसमें, एक थर्मामीटर। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इसको ऊष्मा देते हैं तो इसका थर्मामीटर का एक निश्चित ताप आकर रुक जाता है। यह ताप बढ़ता नहीं है, एक ताप पर आकर निश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊष्मा दी जा रही है वो एक निश्चित ऊष्मा दी जा रही है जिस पर उसका तापमान आके रुक जाता है। लेकिन हम देखते हैं ये बर्फ जो है वो धीरे धीरे पानी में बदलने लगती है। क्यों बदलती है पानी में? क्योंकि हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन ऊष्मा जो दे रहे हैं वो तो एक निश्चित ऊष्मा दे रहे हैं ना, इसलिए इसका थर्मामीटर का जो तापमान है वो एक निश्चित बिंदु पर आकर रुक जाता है। लेकिन जो बर्फ के टुकड़े हैं उनमें परिवर्तन होने लगता है। ये ठोस से द्रवित अवस्था यानी बर्फ से जल में परिवर्तित होने लगती है। तो हमारी क्या परिभाषा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब गलने वाली अवस्था पर द्रव में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, ऊर्जा जो है वो संकलन की प्रसूत ऊष्मा कहती है। यहाँ पे ये ठोस था, इसको ऊष्मा देके हमने द्रवित अवस्था यानी पानी में बदल लिया। तो इसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी वो ऊष्मा आपकी क्या कहलाएगी? प्रसूत ऊष्मा कहलाएगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर, वायुमंडलीय दाब पर, दाब तो होना चाहिए वायुमंडल का, वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव जो है उबलना प्रारंभ कर दे, वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, जिस तापमान पर उबल रहा है द्रव, उस तापमान को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। कि द्रव जिस तापमान पर उबलना प्रारंभ कर देता है वह आपका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक की परिभाषा के बारे में हमने समझ लिया है। क्वथनांक को समझने के लिए हम वही जल का उदाहरण लेते हैं। जो जल जो होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड और कितने केल्विन ताप पर उबलता है। तो केल्विन की बात करें तो जल जो है 373 केल्विन पर उबलना प्रारंभ कर देता है। ये तो हो गया इसका केल्विन का ताप। अगर आप इसको सेंटीग्रेड में देखना चाहते हो तो ये सेंटीग्रेड होता है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल जो है 373 केल्विन पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या तो आप केल्विन में ताप लिख लीजिए या फिर सेंटीग्रेड में ताप लिख लीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 373 केल्विन ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है। प्रयोग के माध्यम से समझेंगे हम इसको वापस। एक पात्र लेते हैं हम, तो हमने पहले बात की थी बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं दाब का प्रभाव। उसके बाद आता है आपका अगला बिंदु, दाब का प्रभाव क्या होता है। दाब का प्रभाव इसके बारे में हम समझेंगे। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। ये हमने 3 पात्र ले लिए। हम 3 पात्र लेते हैं।
गैस ये द्रवित अवस्था आपके लिक्विड, और ये आपका हो जाएगा सॉलिड यानी ठोस। ये आपका द्रव है और ये आपकी गैस है। आप जानते हो ठोस अवस्था में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और इन तीनों में हम पिस्टन लगा देंगे। ये हमने पिस्टन लगा दिए हैं इसमें। तो देखिए ये पिस्टन हो गई, ये पात्र हो गए तीनों के ऊपर पिस्टन लगी हुई है। इसमें गैस है, इसमें द्रव है, ये ठोस है। तो ये दाब का जो दाब होता है, प्रेशर को बोलते हैं हम दाब के प्रभाव से ये अवस्था परिवर्तन कैसे करते हैं। तो इस पात्र में जब हमने गैस भरी थी, इसको पिस्टन की सहायता से प्रेशर दिया जा रहा था, दबाव दिया जा रहा था। तो यह है जो इसके कण थे जो दूर दूर थे, जब इसमें हम दबाव देते हैं पिस्टन की सहायता से, तो ये कण कैसे आ जाते हैं, द्रवित अवस्था में आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। जब पिस्टन का दबाव हम और अधिक बढ़ा देते हैं, तो ये ठोसी अवस्था में कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, गैस की अवस्था में कण बहुत दूर दूर थे, लेकिन हमने पिस्टन के माध्यम से दबाव दिया इस पे, और ये कण द्रवित अवस्था में हो गए, पास पास हो गए। जब इसमें द्रवित अवस्था में और अधिक दबाव बनाएंगे हम पिस्टन की सहायता से, तो जो कण है बहुत पास पास आ जाते हैं, ठोसी अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार दाब का प्रभाव पड़ता है, जिससे पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेता है। इसके लिए हम आपके जो बुक में दे रखा है CNG, इसका पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है इसका पूरा नाम। CNG का नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का पूरा होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आपके घरेलू सिलेंडर में LPG गैस भरी होती है, वो गैस आपको पता है कौन सी अवस्था में होती है, वो गैस द्रवित अवस्था में होती है। जबकि भरी गई थी जब तो वो गैसीय अवस्था में थी, लेकिन जैसे ये पात्र है, ऐसे जब सिलेंडर के अंदर भरी जाती है गैस, तो वो अत्यधिक दबाव देकर भरी जाती है, दबाव प्रेशर से भरी जाती है, जिसके कारण जो गैस के अणु हैं वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड अवस्था यानी गैस जो द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन अब आप सोचोगे कि हम जब गैस को इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी की तरह क्यों नहीं निकलती है, वो तो गैस ही निकलती है। तो बेटा जब भरी गई थी तो दबाव देकर प्रेशर के साथ भरी गई थी, इसलिए जो गैस के अणु हैं वो द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो गए। लेकिन जब ये वापस पुनः निकलेगी, रिफिल के माध्यम से, नोजल के माध्यम से वापस पुनः ऊपर सिलेंडर में से आएगी, तो ये इसके अणु, इसके ऊपर का दबाव कम होता चल जाएगा, ऊपर निकलेगी। तो गैस के द्रवित अवस्था में जो अणु हैं, इनके कणों के मध्य थोड़ा गैप हो जाएगा, और गैप होने के कारण वो वापस से पुनः गैस में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऊपर जब निकलेगी तो ये गैसीय अवस्था में ही निकलेगी, लेकिन जब भरी जाती है गैस को तो इतना प्रेशर दिया जाता है कि यह अंदर द्रवित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण सिलेंडर के अंदर से जैसे जैसे गैस खत्म होने लगती है, गैस निकलने लगती है, पूरी गैस निकल जाती है, तो वह सिलेंडर चारों तरफ से गीला गीला, उसके ऊपर बूंदें छा जाती है पानी की। वो इसी कारण छाती है, क्योंकि उसमें जो गैस भरी गई थी वो अत्यधिक दबाव से भरी गई थी। जैसे वो गैस निकलती है, अंदर तो लिक्विड अवस्था में होती है, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है तो वो निकलने लगती है, तो वो अब गैसीय अवस्था में निकलती है, जिसके कारण सिलेंडर आपका जो है हल्का गीला होने लग जाता है। ये LPG और CNG की बात कर ली हमने। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक आपके ये शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होती है, यह आपके प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण है ये, कि CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। CO2 को शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वास्तव में तो